तो इसमें है चैप्टर 1 इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी और इसमें हम पढ़ेंगे इक्वालिटी में। ठीक है, चैप्टर 1 इक्वालिटी। इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग लोग दिए हुए हैं कि मनजीत कौर है वो टीचर है, तेजा सिंह जो है वो ट्रेडर है, गिरीश राव जो है स्टूडेंट है, कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर है, सुजाता डोमेस्टिक वर्कर है। तो ये क्या है, अलग अलग लोग हैं और इनकी अलग अलग काम है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इक्वालिटी, हमारे देश में इक्वालिटी कैसे दिया गया है। ठीक है, और ये क्या होता है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, वेदर और नॉट एवरीवन इज़ इक्वल इन इंडिया, और जहाँ पे इंडिया में देखा जाए तो सब लोग इक्वल नहीं हैं इन द टर्म ऑफ स्टेटस। ठीक है, बट हमारा जो डेमोक्रेसी है ये हमें प्रोवाइड करता है इक्वालिटी हर तरीके से। ठीक है, जैसे कि हम वोट में देखते हैं, जैसे कि हम एजुकेशन में देखते हैं, इसमें भी क्या है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें इक्वालिटी प्रोवाइड करता है। तो देखेंगे यहाँ पे जैसे एनसीईआरटी की तो यही खासियत है कि वो बिल्कुल इमेजेस बना कर दे देता है ताकि आपको समझने में आसान हो। यहाँ हम देखोगे डिफरेंट लोग हैं और उनके डिफरेंट ना प्रोफेशंस हैं। कोई आर्टिशन है, कोई हाउसवाइफ है, कंसल्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, मीडिया पर्सन है, अनएम्प्लॉय है और इंडस्ट्रियलिस्ट है। ठीक है, इसमें एक स्टोरी दिया हुआ है। ठीक है, और उसमें दिखाया गया है कि ये जो एक लेडी है वो कैसे काम करती है। ठीक है, और उसका दिनचर्या क्या है। तो इसमें हम मेनली पढ़ेंगे इक्वल राइट टू वोट। जो ऊपर की स्टोरी है ये कांता से स्टार्ट होती है। ठीक है, जो अपना वोट डालने के लिए एक लाइन में खड़ी है। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन द लाइन विथ हर। इसमें है क्या, इसमें आप देखोगे तो बहुत सारे लोग जो है उसके साथ खड़े हैं। ये रही कांता जो कि वोट डालने के लिए खड़ी है और इसके साथ अलग अलग प्रोफेशन के लोग खड़े हुए हैं। कांता जो है वो रिकॉग्नाइज करती है हर एम्प्लॉयर अशोक जैन एंड छोटेलाल हर नेबर, वो उन दोनों को देखती है। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया all adult irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are or whether they are rich or poor is allowed to vote। इसमें यही बता रहा है कि इंडिया में सबको वोट का जो है वो राइट है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, चाहे वो डिफरेंट कास्ट का हो, चाहे उनके पास कैसी भी एजुकेशन हो, हायर हो या फिर बेसिक एजुकेशन हो या फिर उनका कोई भी जॉब हो, तो उन सबको क्या है, वोट देने का अधिकार है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं। ठीक है, द आइडिया ऑफ दिस franchise is based on the idea of equality because it start that every adult in the country irrespective of their wealth and the communities she or he belong to has one vote। ठीक है, इसका आइडिया ये है कि हमारे यहाँ पे इंडिया में एवरी एडल्ट हमारे कंट्री में उनके पास पैसा है चाहे ना हो, उनको एक चीज़ उन्हें मिलती है, वो है वोट करने का अधिकार। ठीक है, कांता जो थी ये बहुत ही एक्साइटेड थी और हैप्पी थी टू सी इक्वल टू ऑल द अदर्स बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ वन वोट। ये देख के वो बहुत खुश थी कि सबके पास एक ही वोट है। अब इसमें क्या हुआ कि उस कांता की ना दिनचर्या के बारे में दिया हुआ है कि उसके लाइफ में क्या है। तो वो स्लम में रहती थी और ड्रेन के जस्ट बगल में उसका घर था। हर डॉटर इज सिक बट शी कैन नॉट टेक अ डे ऑफ। उसकी बेटी बीमार थी बट वो छुट्टी नहीं ले पा रही थी एंड बिकॉज और उसे अपने एम्प्लॉयर से जो है मनी उधार लेनी थी। हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प टायर्स her out. Finally she end her day by again standing in a long line। क्या होता है कि उसे अपने एम्प्लॉयर से थोड़े पैसे उधार चाहिए होते हैं और वो अपने डोमेस्टिक हेल्प से बहुत ज़्यादा ही मतलब
डोमेस्टिक हेल्पर का काम करती है और बहुत ज़्यादा थक जाती है, बट फिर भी वो लॉन्ग लाइन में खड़ी है इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है मॉर्निंग में जैसा उसने वोट डालने गई थी, यहाँ पे वैसा ही नहीं है। यहाँ पे है कि जो मतलब जितने भी लोग वहाँ पे लाइन में खड़े हैं वो मोस्टली जो है वो पुअर ही है। ये रही कांता और वो अपनी बेटी को लेके खड़ी है, ठीक है। इसमें अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी, कांता इज वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया हु हैव द राइट टू वोट बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन आर फार फ्रॉम इक्वल्स। मीन्स कि कांता जैसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जिन्हें राइट टू वोट तो है, बट उनका जो लिविंग कंडीशन है वो बहुत ही अनइक्वल है, दूसरे लोगों से बिल्कुल ही अलग है। ऑन द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ इक्वालिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम। इसमें एक और है, अच्छा चलिए हम यहाँ से पहले पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इन इक्वालिटी इन डिफरेंट वे। अलग अलग तरीके से कैसे लोग जो है इनइक्वालिटी देखते हैं। इसका वन ऑफ कॉमन रीज़न क्या है, कास्ट सिस्टम। अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हो तो आपकी जो कास्ट है वो आपकी आइडेंटिटी होती है, ठीक है। और अगर आप अर्बन एरिया में रह रहे हो तो यहाँ पे क्या है, पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट। बट यहाँ पे क्या है कि मतलब पीपल जो है अब उतना बिलीव नहीं करते इसमें। बट जस्ट लुक एट दिस मैट्रिमोनियल सोल्ड फ्रॉम द लीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है, नहीं करते। बट ये जो न्यूज़पेपर के आप देखोगे ना उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी कि इशू जो कास्ट का इशू है वो कंटिन्यू है, ठीक है। नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ दलित चाइल्ड। यहाँ पे दलित चाइल्ड की एक स्टोरी बताता है, ठीक है। क्लास 6 की बुक में हमने ये पढ़ा था। दलित इज अ टर्म दैट सो कॉल्ड लोअर कास्ट used to address themselves. Dalit means broken, and by using this word lower caste are pointing to how they were and continue to be seriously discriminated against. इसमें क्या है, लोअर कास्ट वाले जो है वो कैसे डिस्क्रिमिनेट हुए थे, ठीक है, कैसे वो डिस्क्रिमिनेट हो भी रहे हैं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि अ फेमस दलित राइटर, ठीक है, ये दलित राइटर थे और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी थी जूठन। इसमें लिखते हैं, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर इन द क्लास एंड डैट टू ऑन द फ्लोर। मतलब उन्हें जो है दूसरों से अलग बैठाया जाता था क्लास में और वो भी ज़मीन पे। और जो मैट बिछाया जाता था, मतलब पहले की क्लासों में क्या था, ऐसे मैट बिछाया जाता था, बट उन तक वो मैट जो था पहुंचते पहुंचते क्या ख़त्म हो जाता था, बीच से वो उस पर बैठ नहीं पाते थे। और वो क्या कहाँ बैठते थे, राइट नियर द डोर के बिल्कुल ही पास में। जब वो क्लास 4 में थे तो हेडमास्टर जो होते हैं वो ओम प्रकाश को बोलते हैं स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड, मतलब कि झाड़ू लगाने के लिए स्कूल और प्ले ग्राउंड में। ही राइट द प्ले ग्राउंड वॉज वेरी लार्ज देन माई स्मॉल फिजिक कुड हैंडल एंड क्लीनिंग इट, माई बैक बिगन टू एक, माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट। ठीक है, कि वो बोल तो देता है बट वो ये नहीं देखता कि वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ये लिखते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा छोटे थे और जो प्लेग्राउंड था बहुत ज़्यादा था, इनके बैक में पेन होने लगा था और इनका फेस भी डस्ट से भर गया था और इनका माउथ भी। ठीक है, द अदर चाइल्ड इन माई क्लास वेर स्टडिंग, और दूसरे बच्चे क्या थे, वो पढ़ रहे थे और ये झाड़ू लगा रहे थे। और जो हेडमास्टर था वो क्या कर रहा था, उनको अपने रूम से बैठे बैठे देख रहा था और यहाँ तक कि उसने अलाउ नहीं किया था कि वो पानी भी पी सके। ऐसे ही था ये पूरा दिन, वो अपना झाड़ू लगाते हुए उनका बीतता है स्कूल में। फ्रॉम द डोर एंड द विंडो स्कूल रूम्स द आई ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज सॉ these spectacles. Om Prakash was made to sweep the school and the background for the next couple of days. कुछ दिन तक वो ऐसे ही झाड़ू लगाते रहे and this only came to end when his father, who
हैपेंड टू द पासिंग बाय सॉ हिज सन स्वीपिंग। ठीक है, उनके फादर एक दिन देख लेते हैं, वहाँ से पास हो रहे होते हैं कि ये झाड़ू लगा रहा है। ही कन्फ्रंटेड द टीचर एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड ही सेड लाउडली फॉर ऑल ऑफ देम टू हेयर, यू आर अ टीचर सो आई एम लिविंग नाउ, बट रिमेंबर दिस मच मास्टर, he will study right here in this school and not just him but there will be more coming after him। और वो क्या करते हैं, मतलब टीचर को बोलते हैं आप टीचर हो इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, बट ये मैं प्रॉमिस करके जा रहा हूँ कि ना सिर्फ ये पढ़ेगा यहाँ पे, बाकी इसके जैसे और भी बच्चे पढ़ेंगे। तो ये एक इंसिडेंट था कि कैसे हमारे देश में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था। द सेकेंड स्टोरी यहाँ पे था क्या, एक मिस्टर एंड मिसेस अंसारी का। ठीक है, ये आपका कम्युनल कास्ट बोलते जैसे, और रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन और रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी। ठीक है, तो ये उस पे है कि ये मुस्लिम फैमिली है और ये इनके साथ कैसे डिस्क्रिमिनेट हो रहा है। इसमें क्या, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी जो हैं वो लोग अपार्टमेंट ढूंढते हैं, ठीक है, रेंट के लिए। ठीक है, दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वाज अ नो प्रॉब्लम। उनके पास पैसे थे बट रेंट पे करने उनका कोई प्रॉब्लम नहीं थी। The dealer informed them that he knew about the quite a few apartment that were available for rent। डीलर क्या उनको बताता है कि वो बहुत कुछ अपार्टमेंट जानता है और वो अवेलेबल हैं। दे विजिटेड द फर्स्ट, वो पहला अपार्टमेंट घूमते हैं, फिर क्या करते हैं, अंसारी जो है, अंसारी को बहुत अच्छा लगता है, बट जब लैंड लेडी जो उनका नाम देखती है, सी मेड एन एक्सक्यूज़, उनका नाम देखती है तो वो एक्सक्यूज़ बना देती है कि वो अभी रेंट पे नहीं दे सकती उन्हें जो कि मीट खाते हैं। ठीक है, और डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेसिडेंट। बोथ द अंसारीज एंड द प्रॉपर्टी डीलर, वो क्या थे, वो लोग सरप्राइज हो गए। हियर डैट बिकॉज दे कुड स्मेल फिश बिंग कुक्ड। और वो लोग क्यों शॉक्ड हो गए, क्योंकि उन्हें स्मेल आ रही थी कि अंदर में फिश बन रहा है। ठीक है, फिर फाइनली क्या होता है, ऐसे बहुत जगहों पे होता है, और फाइनली जो प्रॉपर्टी डीलर होता है वो बोलते हैं कि आप लोग अपना नेम चेंज कर लीजिए, मिस्टर एंड मिसेस कुमार। The Ansari were reluctant to do this and decided to took some more. In the end, it took a whole month of looking at apartment before they found a landlady who willing to give them a place on rent। ठीक है, ऐसे उन्हें बहुत 1 महीने लग जाता है वैसा ढूंढने के लिए। तो अभी लास्ट पेज में हमने देखा कि कैसे कास्ट और रिलीजन पे लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे जो हमारी डिग्निटी होती है ना वो वायलेट होती है। तो इसमें अगर पर्सन अनइक्वली ट्रीट हो रहा है तो क्या होता है, उनकी डिग्निटी वायलेट होती है। और इसमें आपने देखा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि और जो अंसारी थे उनकी डिग्निटी कैसे वायलेट हुई। ठीक है, और इसमें ये लिखता है कि बोथ जो थे अंसारी और ओम प्रकाश, ये लोग ऐसे डिज़र्व नहीं करते थे कि ऐसे ये ट्रीट करें। ठीक है, ये ऐसे डिज़र्व करते हैं कि इन्हें भी जैसे अदर सोसाइटी के लोगों को सेम रिस्पेक्ट मिलता है और डिग्निटी मिलता है, वैसे ही इन्हें भी मिले। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज अ इक्वल। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिकॉग्नाइज करता है एवरी पर्सन इक्वल का। ठीक है, इंक्लूडिंग मेल और फीमेल पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट, मेल और फीमेल हो किसी भी कास्ट के, रीजन के, ट्राइब के, एजुकेशन और इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा भी हो, वो सब इक्वल है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ क्या है, दिस इज़ नॉट टू से डैट इनइक्वालिटी सीज टू एग्जिट, बट इससे हम ये नहीं कह सकते कि जो इनइक्वालिटी है वो सीज हो गई है। ठीक है, इट doesn't, but at least in democratic India the principle of equality of all person is recognized। but ये जो democratic India है यहाँ पे जो principle है equality का ये recognize होता है। ठीक है,
वाइल अर्लियर, पहले क्या था, कोई लॉ नहीं था यहाँ पे इस इक्वालिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए, ठीक है। बट अभी क्या है, अभी बहुत सारे लॉज बन गए हैं जिसके अंडर ये सारी चीज़ें प्रोटेक्ट होती हैं। और क्या है, इनके लिए अलग अलग प्रोविजंस भी दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्स्ट प्रोविज़न क्या है, एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ, जो हम आर्टिकल 14 बोलते हैं ना, ये है क्या है, फर्स्ट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। विद दिस मीन दैट अब एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता, मतलब प्रेसिडेंट से लेके और वो जो कांता थी डोमेस्टिक हेल्पर तक, वहाँ तक ये लोग क्या करेंगे, ओबे करेंगे सेम लॉ, मतलब सेम लॉ को मानेंगे। और सेकंड क्या है कि नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल, मतलब कि कोई भी इन सारी ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा। थर्ड क्या है, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल, शॉप, मार्केट एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो जितने भी लोग हैं ये सारे पब्लिक प्लेस पे जा सकते हैं, यहाँ पे इनको कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता और कोई इनको इनइक्वालिटी के तरीके ट्रीट नहीं कर सकता। जो सारे लोग हैं वो लोग पब्लिक अवेलेबल जो वेल हैं, रोड हैं, बाथिंग घाट हैं, ठीक है, ये सारे यूज़ कर सकते हैं। और फोर्थ क्या है कि अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया गया है, ठीक है, जो ये छुआछूत है इसको बिल्कुल ही हटा दिया गया है। द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज़ गारंटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, दो तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इक्वालिटी का गारंटी देता है। पहला है थ्रू लॉ और सेकंड है थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम और स्कीम्स। पहला क्या है, लॉ के जरिए, और दूसरा क्या है, स्कीम के जरिए, जो कि हेल्प करता है डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ को, ठीक है। फिर देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस राइट टू ट्रीटेड इक्वली। और यहाँ पे क्या, इंडिया में बहुत सारे लॉज हैं जो कि लोगों का जो राइट होता है ना इक्वल ट्रीट होने का, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। इन एडिशन द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो एडिशनली जो है गवर्नमेंट जो है वो सेवरल स्कीम्स जो है वो लाती है इम्प्रूव करने के लिए लाइफ ऑफ कम्युनिटी ऑफ एंड इंडिविजुअल, मतलब किसी एक का या फिर कम्युनिटी का लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। और इन स्कीम से क्या होता है कि उन्हें ग्रेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को, ठीक है, जो कि जिसका ऐसा पास्ट रहा है, मीन्स कि डिस्क्रिमिनेट वाला पास्ट रहा है उन लोगों को। तो ये जो स्कीम्स है गवर्नमेंट के, इसमें जो इनका पहला स्टेप क्या है, मिड डे मील स्कीम्स है, ठीक है, जिसमें कि ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स जो होते हैं वहाँ पे उन्हें कुक्ड लंच मिलता है, मीन्स कि खाना मिलता है, ठीक है। तमिलनाडु जो है ये फर्स्ट स्टेट था जो कि आपको देता था, ठीक है, जिसने इंट्रोड्यूस किया ये स्कीम 2001 में। देन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सारे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर देंगे विद इन 6 मंथ। इस प्रोग्राम के बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हुए हैं, ठीक है, जो थे मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन टू इनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंड द स्कूल। जो पुअर बच्चे थे वो बहुत, मतलब वो फ्रिक्वेंटली होता है ना, पहले वो छुट्टी करते होंगे या फिर नहीं आते होंगे, बट अब क्या है कि वो इनरोल कर रहे हैं और रेगुलर आ रहे हैं स्कूल, ठीक है। और इसमें क्या था कि टीचर्स जो बताते हैं कि पहले क्या है, बच्चे खाने के लिए घर जाते थे और फिर वो रिटर्न आते ही नहीं थे, बट अभी क्या है, मिड डे मील से क्या होता है कि उन्हें मील दे दिया जाता है स्कूल में है, तो उनका जो अटेंडेंस है वो इम्प्रूव हो गया है। मीन्स कि सुबह आए पढ़ने, फिर खाना खाने गए, फिर वापस आए ही नहीं। तो अभी क्या, खाना वहीं पे मिल जाएगा, तो सुबह भी पढ़ लिए, फिर स्कूल में ही खाना खाए, फिर शाम में खाना खाए, तो वो लोग क्या है कि वो अब घर नहीं जाते हैं, ठीक है।
और फिर इससे क्या हुआ कि उनकी जो मम्मीज़ थी उनके काम में पहले उनको प्रॉब्लम होती थी, लाइक चिल्ड्रन जो हैं, बच्चे हैं, वो घर आ जाया करते थे दिन में और फिर वो अपना काम नहीं कर पाती थी। बट इससे क्या है कि वो दिन भर तो स्कूल में रहते हैं, फिर वो अपना काम भी, उनकी मम्मीज़ जो हैं उनका काम भी अच्छे से कर लेती हैं। और इस प्रोग्राम से क्या है कि जो कास्ट का जो ये है ना, कास्ट सिस्टम, ये भी इसका रिड्यूस हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपर और लोअर क्लास के बच्चे जो हैं वो सेम ही स्कूल में पढ़ते हैं और सेम ही खाना खाते हैं, ठीक है। और देखा जाए तो दलित वुमेन है, इनको एज ए एम्प्लॉय रखा जाता है जो कि खाना बनाने के लिए रहती है। इसमें क्या है, द मिड डे मील प्रोग्राम जो है ये ऑल्सो क्या क्या है, रिड्यूस किया है हंगर हमारे कंट्री में, ठीक है, हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट हु ऑफन कम टू स्कूल एंड कैन नॉट कंसंट्रेट बिकॉज ऑफ स्टमक आर एम्प्टी। मीन्स कि ये जो हंगर था ना पुअर बच्चों में, कि वो स्कूल तो आते थे बट पढ़ने में ध्यान नहीं लगता था क्योंकि वो खाली पेट थे, तो ये सारी चीज़ें भी कम हुई है मिड डे मील स्कीम से, ठीक है। ये जो प्रोग्राम्स है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंक्रीजिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में, ठीक है। अपॉर्चुनिटी में भी जो इक्वालिटी है उसमें भी अच्छा रोल प्ले करते हैं। ये इंक्रीज करते हैं इनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन स्कूल्स में, और कंटिन्यू करते हैं और लाने की कोशिश, कंटिन्यू मतलब एक डिफरेंस लाने की कोशिश करते हैं स्कूल्स में, ठीक है, कि जो अमीर है और जो गरीब है सारे स्कूल अटेंड कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे बी आर अम्बेडकर क्या बोलते हैं। ये कहते हैं कि इट इज़ डिसग्रेसफुल टू लिव एट अ कॉस्ट ऑफ वन सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ मोस्ट वाइटल फैक्टर इन द लाइफ। मीन्स कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में, और इसके बिना ना हम ज़िंदगी नहीं जी सकते। इसके बिना जो मैन है इज़ अ साइफर। मीन्स कि वो बस एक ढांचे की तरह है। टू लीव वर्दली विद सेल्फ रिस्पेक्ट वन हैज़ द ओवरकम डिफ़िकल्टीज। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जो जीता है ना वो डिफ़िकल्टीज से बाहर आ जाता है। इट इज़ आउट ऑफ हार्ड एंड सीजलेस स्ट्रगल अलोन दैट वन ड्राइव स्ट्रेंथ कॉन्फिडेंस एंड रिकॉग्निशन। इससे क्या होता है कि जो एक है, जो भी इंडिविजुअल है, अगर आप उसको रिस्पेक्ट दोगे तो वो अपना स्ट्रेंथ कॉन्फिडेंस और रिकॉग्नाइजेशन जो है वो उसको मिलता है, ठीक है। मैन इज़ अ मॉडल, एवरीवन हैज़ टू die someday or the other, but the one must resolve to lay down one's life in enriching the noble ideas of self-respect and in bettering one human life. Nothing is more disgraceful for a brave man than to live a devoid of self-respect. तो यही है कि हर किसी को मरना है, बट जो हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है ना और जो हमारे अच्छे काम है वही चीज़ जो है इंसान को ना बिल्कुल ही जिंदा रख सकते हैं, ठीक है, मरने के बाद भी। पहले के टाइम में डिस्क्रिमिनेशन होता था, बट अभी क्या है, क्यों होता था, अब पहले के टाइम में डिस्क्रिमिनेशन होता था, बट अभी क्या है कि जो थोड़ी थोड़ी ना चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में। और पहले में क्या था कि जो लोग थे वो ना ये लॉज मानते ही नहीं थे, ठीक है, इक्वल होने का। इनका वन ऑफ द मेन रीज़न था कि उनका एटीट्यूड बहुत ही स्लो चेंज हो रहा है। इवन दो पर्सन अवेयर दैट द डिस्क्रिमिनेशन, इवन दो क्या है कि वो पर्सन जानते कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अगेंस्ट लॉ है, बट वो क्या करता है, कंटिन्यू ट्रीट करता है लोगों को वैसे ही ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, कंटिन्यू स्टेटस बिकॉज दे वेर वुमेन, ठीक है। मतलब कि इसमें वही है कि लोगों को पता है कि वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो गलत कर रहे हैं और अनइक्वल बिहेव कर रहे हैं, बट क्या है फिर भी वो वैसे ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। और इससे ये तभी ख़त्म होगा ना जब लोगों के अंदर ना क्या होगा कि उन्हें समझ में आएंगी ये सारी चीज़ें कि इक्वालिटी जो है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
जो establishing equality in democratic society is continuous struggle and one in which individual as well various communities in India contribute to. You will read more about in this बुक। मीन्स कि ये जो कंटिन्यूड, ये जो हमारा डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, यहाँ पे अभी भी कंटिन्यू स्ट्रगल चल रहा है इक्वालिटी के लिए। ठीक है। इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज लाइक अमेरिका हो गया, वहाँ पे कैसे हैं इश्यूज। ठीक है। अफ्रीका हो गया, वहाँ पे कैसे हैं, तो वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। मैनी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वर्ल्ड में जो कि इशू है उनके पास भी इक्वालिटी का। ठीक है। और ये बिल्कुल ही की इशू है। फॉर एग्जांपल अगर हम यूएसए में देखेंगे तो अफ्रीकन अमेरिकन जो है हुज एंसेस्टर वेयर द स्लेव हु वेयर बॉट फ्रॉम अफ्रीका कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइफ टुडे एज लार्जली अनइक्वल। तो जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं जो कि स्लेव की तरह आए थे अफ्रीका से लोग, उनके जो बच्चे हैं आज की डेट में वो भी क्या है अनइक्वली अभी जी रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में भी क्या है, यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रेस। ठीक है। अभी क्या है कि डिस्पाइट द फैक्ट देयर वाज अ मूवमेंट इन लेट 1950 में मूवमेंट हुआ फॉर इक्वल राइट फॉर अफ्रीकन अमेरिकन, इनके जो इक्वल राइट के लिए। और इसके पहले क्या था, अफ्रीकन अमेरिकन जो थे वो बहुत ही एक्सट्रीमली अनइक्वल ट्रीट किए जाते थे और डिनाइड किए जाते थे इक्वालिटी का लॉ में भी। ठीक है। लॉ में भी फॉर एग्जाम्पल व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस they either had to sit at the back of the bus or get up from the seat whenever the white person wished to sit। मीन्स कि अगर वाइट पर्सन कोई आ गया तो अफ्रीका अमेरिकन जो लोग होते थे या तो वो पीछे सीट पे बैठते थे बसों में, या फिर अगर वो बैठे हुए हैं और किसी वाइट पर्सन को वहाँ बैठना है तो वो वहाँ से उठ जाते थे। ठीक है। इसमें दिखा रहे हैं रोज़ा पार्क, इनके बारे में दिया है 1913 से 2005 तक। ये अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी और ये बहुत पूरे दिन से थकी हारी और ये अपना रिफ्यूज़ कर देती हैं सीट किसी एक वाइट मैन को देने के लिए। ठीक है। 1 दिसंबर 1955 में हर रिफ्यूज़ल दैट डे स्टार्टेड अ ह्यूज एजिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वे। ठीक है। और ये रिफ्यूज़ कर देती, उतने में ही ये बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है और अमेरिकन अफ्रीकन जो होते हैं वो बहुत ही ख़राब ढंग से अनइक्वल ट्रीट होने लगते हैं। ठीक है। और तभी हमारा एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं सिविल राइट मूवमेंट। द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 जो है वो प्रोहिबिट कर देता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। ठीक है। वो बस एक बस की सीट ना देने पे ये मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। और इसमें 1964 में क्या होता है, मतलब इश्यूज हो जाता है बहुत बड़ा, तो फिर बेसिस ऑफ रेस मतलब डिस्क्रिमिनेशन जो है रेस पे, रिलीजन पे और नेशनल ओरिजिन पे, इसको प्रोहिबिट कर दिया जाता है। ठीक है। और ऑल्सो इस एक्ट में दिया जाता है कि जो स्कूल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन के लिए। ठीक है। और उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है आगे से अलग स्कूल ज्वाइन करने के लिए। डिस्पाइट दिस अ मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कंटिन्यू टू अमॉन्ग द पुअरेस्ट इन द कंट्री। ये लॉ लाने के बाद भी जो अफ्रीकन अमेरिकन थे ना वो लोग पुअर थे वहाँ उस कंट्री में। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि अफ्रीकन अमेरिकन्स के बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बस वो गवर्नमेंट स्कूल ही अफोर्ड कर सकते थे जहाँ पे बहुत ही कम फैसिलिटी होती थी और बहुत ही पुअर क्वालिफाइड टीचर होते थे। ठीक है। एज़ कम्पेयर टू वाइट स्टूडेंट, जो कि कंपेयर ऑफ वाइट स्टूडेंट जहाँ उनका प्राइवेट स्कूल था और अच्छे मतलब फैसिलिटीज़ थे और अच्छे टीचर्स थे। ठीक है। उनके मुकाबले इनका बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। फिर हमारे यहाँ और इसी से हमारे यहाँ पे एक्सर्प्ट
फ्रॉम आर्टिकल 15। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है आर्टिकल 15 में, जो कि इससे ही शायद इंस्पायर है। और हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने इसको डाला होगा। इसमें दिया हुआ है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, इन सब पे प्रोहिबिट किया जाता है डिस्क्रिमिनेशन को। इसका फर्स्ट क्या है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस। मतलब ये सारे जो पॉइंट्स है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, इस पे स्टेट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट हो गई या स्टेट की कोई भी चीज़ें हैं, वो लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। और कोई भी सिटीजन जो है वो इन सारे ग्राउंड्स पे क्या होगा, सब्जेक्ट टू एनी डिसएबिलिटी, लायबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंडीशन विथ दिस रिगार्ड टू। और जो भी सिटीजन है इनके ग्राउंड पे उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। कहाँ पे, एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स, पब्लिक प्लेसेस और पब्लिक एंटरटेनमेंट्स, ठीक है, इन सारी जगह पे। और वो लोग क्या कर सकेंगे, यूज़ ऑफ वेल, जो वेल कुएँ हैं, टैंक्स हैं, बाथिंग घाट हैं, वो सारी चीज़ें वो यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 15 है जो कि इस ग्राउंड पे बेस है। ये जो अमेरिका वाला हुआ था ना सिविल राइट मूवमेंट, इस पे बेस्ड है ये, ठीक है, जो कि एक जेन्युइन प्रॉब्लम यहाँ के भी फाउंडिंग फादर्स को लगा था, तो उन्होंने ये डाला है। फिर क्या चैलेंजेस क्या है डेमोक्रेसी में, नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब एज अ बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। कोई भी कंट्री जो है वो कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं होता है। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल ट्राई टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। कभी कम्युनिटीज़ हैं या फिर अलग इंडिविजुअल हैं, वो हमेशा इसका आइडिया को ना ऐसा बढ़ाते रहते हैं। पुश फॉर ग्रेटर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी एंड एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इशू। मतलब कि नए नए तरीके से इक्वालिटी को रिकॉग्नाइज करना और नए इश्यूज़ हैं उन सबको देखना, ठीक है, उस पर इक्वालिटी कैसे करना है, वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। सेंटर to this is the struggle for the recognition of all persons are equal and for all their dignity to be maintained. In this book you will read about this issue. Equality affect the various aspects of daily lives in a democratic India. As you read this chapter, think about whether the equality of all persons and their being able to maintain their dignity is upheld. तो इसमें क्या है, वही है बताया गया है कि ये चैप्टर में हमें बताएंगे कि कैसे कैसे जो है इक्वालिटी जो है वो कैसे कैसे अफेक्ट करती है वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, और हमें इसको कैसे मेंटेन करना चाहिए और लोगों में कैसे इक्वालिटी प्रोवाइड करना चाहिए और उनकी डिग्निटी, ताकि उनकी जो डिग्निटी है वो अपहेल्ड ना हो, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर 1 क्लास 7 का पॉलिटी था। फिर हम नेक्स्ट आपको स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 का स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। और इसमें देखेंगे हम रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ में जो है वो गवर्नमेंट का क्या रोल है, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।